Assalamu alaikum, second year. Today we will study the physical structure of DNA, which is the double helical structure, and its model was presented by Watson and Crick. Yesterday you studied the chemical composition of DNA and RNA, and today you will study the physical structure. The three-dimensional structure of DNA and its characteristics were described by Watson and Crick in 1953. Learning informally of Franklin's results before they were published in 1953, James Watson and Francis Crick, two young researchers in University of Cambridge, quickly worked out a likely structure of DNA molecule. कल मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक एरविन चरगाफ की रेशोज के एडेनिन थायमिन की रेशो हमेशा बराबर होती है, इसी तरह साइटोसिन गवानिन की रेशो हमेशा बराबर होती है, और एक फ्रैंकलिन के रिजल्ट्स थे, रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिसने के एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक यूज करके इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है वो एक्सप्लेन किया था। तो इन तमाम फाइंडिंग्स को सामने रखते हुए जो दो रिसर्चर्स जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए हैं, वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने इन तमाम जो फाइंडिंग्स थी उनको सामने रखते हुए एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर का एक मॉडल है वो प्रेस्क्राइब किया। और ये जो इसके बाद में फिर मजीद रिसर्च हुई तो ये सारा करेक्ट निकला कि उन्होंने जो जो भी फाइंडिंग्स दी थी दे वर ऑल करेक्ट, और इसके ऊपर फिर बाद में भी बहुत काम हुआ, लेकिन ये तमाम जो फाइंडिंग्स थी वो सही साबित हुई और इसके ऊपर इनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक को 1953 में। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप फिगर देखें तो आपको दो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं और दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में कॉइल्ड हैं, और ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? एट द पॉइंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन एक डिफरेंस है कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनमें एक स्ट्रैंड जो है वो डिसेंडिंग है, जो कि 5 प्राइम जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसका 5 प्राइम एंड जो है वो फ्री है। मतलब ये कि इसका जो C5 है उसके पीछे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं था, इसलिए C5 ने पिछले वाले C3 के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया। लेकिन जो इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड है वो असेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसमें जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आपको 3 प्राइम लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो 3 प्राइम का मतलब है कि इसका 3 प्राइम एंड जो राइबोस का C3 था वो फ्री है, उसका OH फ्री है, क्योंकि उसके अब आगे फर्दर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं था कि वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाता। तो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं बिल्कुल पैरेलल ऊपर चल रहे हैं और साथ साथ ये एक स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड है, जैसे एक हेलिकल स्प्रिंग है। इस वजह से हम इसको डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स कहते हैं डीएनए को, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक हेलिकल स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड है। और जो शुगर फॉस्फेट है वो एक साइड की जो एक बेल्ट या अप साइड अप राइट डाउन जो इसके बैकबोन है वो बना रहे हैं, और सेंट्रल पार्ट जो है इसका वो नाइट्रोजनस बेसिस की तरह है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ लैडर, कि अगर आप इसको स्ट्रेट कर ले तो जैसे लैडर के जो बीच के रंग्स हैं या जिसके ऊपर आप पाँव रखते हैं वो रंग्स जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस बना रहे हैं, और जो उसके अपराइट्स हैं या साइड वाले जो डंडे हैं वो शुगर और फॉस्फेट बना रहे हैं। तो इसका बिल्कुल एक लैडर की तरह का स्ट्रक्चर आपको लगेगा। तो अब हम एक एक करके ना इसी को फिगर को देखते हुए, क्योंकि इसी के मुताबिक सारी एक्सप्लेनेशन है, हम एक एक पॉइंट जो है वो डीएनए का अब हम वो स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है? उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया? दे proposed that molecule is a simple double helix
डबल हेलिक्स का मतलब अभी आपको मैंने बताया कि दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में कॉइल्ड हैं हेलिकल स्प्रिंग की तरह, इसलिए इसको हम हेलिक्स कहते हैं। With the basis of two strands pointed inwards toward each other, दोनों जो है वो अंदर की तरफ सेंट्रल पॉइंट की तरफ उनकी इनवर्ट पॉइंटिंग है, फॉर्मिंग बेस पेयर्स। और ये देखें आपने ऊपर भी देखा जैसे बेस पेयर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जैसे एडेनिन थाइमीन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो ये जुड़े हुए हैं, साइटोसिन गवानीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बता रहे हैं कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिन्होंने इनको ज्वाइन करके रखा हुआ है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। Base pairs always consist of purine which are large pointing toward pyrimidine which are small। हमेशा जो दो बेसिस आपस में ज्वाइन कर रही हैं उनमें एक प्यूरिन होगी और एक पिरिमिडीन होगी। मतलब ये कि कहीं पे भी ऐसे नहीं होगा कि दो प्यूरिन हो या दो पिरिमिडीन हो, इसी वजह से इसका डायामीटर ऊपर से नीचे तक एग्जैक्ट सेम रहता है। कहीं पे भी अगर दो प्यूरिन आ जाती तो डायमीटर चौड़ा हो जाता, दो पिरिमिडीन्स आ जाती तो डायमीटर छोटा हो जाता। ऊपर इसका डायमीटर लिखा हुआ है 2 नैनोमीटर्स which remains the same throughout the length of the DNA molecule. Because hydrogen bonds exist between bases in a base pair, double helix is stabilized as a duplex DNA molecule composed of two anti-parallel strands। दो strands जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम इसको एंटी पैरेलल कहेंगे, क्योंकि उसमें एक चेन जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ जा रही है और दूसरी की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा उल्टा चल रहा है, तो इसलिए ये दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं और ये फिर आपस में जब नाइट्रोजनस बेसिस के पॉइंट से ज्वाइंट है, बाकी कोई जगह नहीं है इनके ज्वाइन होने की, और उसके साथ फिर ये कॉइल हो जाती है। नंबर 4, बेस पेयर्स आर प्लानर। प्लानर का मतलब है फ्लैट, एंड स्टेक। स्टेक का मतलब है कितना कितना फासला है दो बेस पेयर्स के दरमियान, 0.34 nanometer apart as a result of hyperphobic interactions contributing to the overall stability of the molecule। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो उन्होंने बताया है 0.34, ये डिस्टेंस है 0.34, और ये डिस्टेंस जो है ये किसके दरमियान है, तो जो कंसेक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं उनके दरमियान का ये डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर्स। और ये फ्लैट है, प्लानर स्ट्रक्चर है बेसिस का, और इनके दरमियान में इतना डिस्टेंस है। अब अगर आप देखें इसकी पिच क्या है, इट इज द हाइट ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए। तो जो इसकी पिच है, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आते हैं, तो वो है 3.4 नैनोमीटर्स। आप 0.34 को कर दें 10 से मल्टीप्लाई तो 3.4 आ जाएगा। तो 3.4 नैनोमीटर्स, क्योंकि एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स आते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, इस वजह से इसका जो हाइट है या पिच है वो 3.4, और दो बेसिस का दरमियानी जो फासला है वो 0.34 नैनोमीटर्स है। और इन इंटरेक्शंस की वजह से जो इनके आपस में इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाकी जो इंटरेक्शंस हैं, चार्जेस हैं, उनकी वजह से उनको हम कहते हैं हाइपरफोबिक इंटरेक्शंस भी होती हैं, तो उससे ये मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है और उसकी शक्ल चेंज नहीं होती। अब इसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात आ गई, ये मैंने आपको कल भी बताया था। इन द डबल हेलिक्स नंबर 5 पॉइंट है, adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine while guanine forms 3 hydrogen bonds with cytosine। Adenine will not form proper hydrogen bond with cytosine, तो हमेशा एडेनिन और थाइमीन ही आपस में बॉन्ड बनाएंगी और साइटोसिन और गवानीन ही आपस में बॉन्ड बनाएंगी। They are complementary to each other. Consequently, adenine and thymine will always occur in the same proportion in any DNA molecule as well,
guanine and cytosine because of this base pairing। तो जो हमने बेस रेशियोज वाली बात पहले पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी, वो ये थी कि हमेशा एडेनिन थाइमिन जब भी किसी सेल में आप देखते हैं तो वो दोनों बराबर आती हैं, और इसी तरह साइटोसिन गवानीन की जो अमाउंट है वो भी बराबर आती है, तो दोनों जो है वो बराबर होती हैं। और इससे फिर हमें ये पता चलता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गवानीन ये आपस में बराबर हो। अच्छा जी, ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। अब हमने कुछ पॉइंट्स अभी इसके और करने, वो ये है, एक 6th पॉइंट और है कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है और ये कॉइल होता है तो आपको इसमें 2 ग्रूव्स नजर आते हैं। अब वो ग्रूव्स कौन से हैं? एक मेजर ग्रूव होता है और एक माइनर ग्रूव होता है। मेजर ग्रूव कौन सा है? एक साइड पे जब आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा डिप्रेशन नजर आएगा, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। एक टर्न के अंदर एक बड़ा ग्रूव और उसकी बैक साइड पे छोटा ग्रूव। तो ये जो बड़े और छोटे ग्रूव्स हैं या डिप्रेशंस हैं, इनका नाम है मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। तो जिस वक्त ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, कॉइल अप होता है, तो उस वक्त फिर इसमें ये ग्रूव्स बन जाते हैं, और इसमें एक मेजर होता है और एक माइनर ग्रूव होता है। तो ये मेजर और माइनर ग्रूव्स जो हैं, ये इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इसका 6th पॉइंट है। तो अभी तक आपने इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो देख लिए कि एक तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, फिर इसका डायमीटर हमेशा ऊपर से नीचे तक बराबर रहता है 2 नैनोमीटर। वो क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें हमेशा प्यूरिन और पेरिमेटीन बॉन्ड बनाती हैं, और हमेशा जो 2 नाइट्रोजनस बेसिस या 2 न्यूक्लियोटाइड्स का जो दरमियानी फासला होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। और एक जो टर्न है या पिच है या हेलिकल पूरा एक टर्न आता है, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, और उन 10 न्यूक्लियोटाइड्स का फिर पूरा अगर हाइट या डिस्टेंस होगी या फासला है वो तकरीबन कितना है? 3.4 नैनोमीटर। और हमेशा एडेनिन थाइमीन और आपस में पेयर अप करेंगे विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और साइटोसिन गवानीन आपस में बॉन्ड करेंगे विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखिए अब इसका एक मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिटेल में। जो साइड की अपराइट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये शुगर और फॉस्फेट के बने हुए हैं। जैसे आप अगर आप देखें, इसमें बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि शुगर के जो 5C5 है उसके साथ फॉस्फेट, और एक के C3 के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है, जिसको हम फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। और जो कार्बन 1 ऑफ शुगर है उसके साथ यहाँ पे ज्वाइन हुए हुए हैं, जैसे एक जगह एडेनिन थाइमीन है, एक जगह गुवानीन साइटोसिन है, और एडेनिन थाइमीन के दरमियान अगर आप देख रहे हैं तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो साइटोसिन गवानीन है उसके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बने हुए हैं, और इस तरीके से ये आमने सामने फिर जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनके पॉइंट से ये ज्वाइन करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स। और ये भी देखें कि एक स्ट्रैंड जो है वो उसका नीचे 3 प्राइम एंड है जो कि डिसेंडिंग था, और दूसरा असेंडिंग है, उसका 5 प्राइम एंड नीचे है, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। और इसकी डायरेक्शन से आपको शुगर से पता चलेगा कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो मेंटेन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल ऑफ डीएनए कि इसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी शेप कैसी है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। तो डीएनए के बारे में इतनी डिटेल जो है वो अब आपने अच्छी तरह याद करनी है। आगे थोड़ी सी डीएनए की रेप्लिकेशन की मैं आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ आज करवाऊंगी। इसका फिर एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चलेगा कि असल में जो डीएनए 1 से 2 हो जाना, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन डीएनए की जो होती है, उसका क्या प्रोसीजर है वो हम फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो कर लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब है कि 2 जो स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और उन दोनों के सामने ऑपोजिट नए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं, और हमारे पास अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो उसके जैसे 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं।
तो ये डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है। Watson and Crick model immediately suggested that the basis for copying the genetic information is complementarity. Complementarity का मतलब ये होता है कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन लगेगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन लगेगा। If one were to unzip the molecule, समझ लें कि ये मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो जिप की तरह हैं। अगर हम इस जिप को खोलें और मॉलिक्यूल जो है वो ओपन हो जाए दोनों स्ट्रैंड्स, one would need to assemble the appropriate complementary nucleotides on the exposed single strands to form daughter complexes with the same sequence. Suppose जैसे हम वापस इसको देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और ये स्ट्रैंड्स खुल जाएं और दोनों के सामने अगर वही कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आके लगेंगे तो हमारे पास एक जैसे बराबर दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो बन जाएंगे और इस तरह हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो इसमें अगर एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया होगा तो इसको हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब है आधा पुराना और आधा नया। आधा पुराना कंजर्व हो गया और आधा नया। जो पुराने स्ट्रैंड्स हैं वो पेरेंटल हैं और जो नए बनेंगे दे आर द डॉटर स्ट्रैंड्स। Because while the sequence of original duplex is conserved after one round of replication, तो रेप्लिकेशन के बाद वही सेम सीक्वेंसेस आ जाएंगे क्योंकि जब वो दोनों खुलेंगे तो उनके वही कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस आके उनके साथ ज्वाइन करते जाएंगे। Instead, each strand of the duplex becomes part of another duplex. डुप्लेक्स का जो एक एक हिस्सा है आधा आधा वो दूसरे डुप्लेक्स का हिस्सा बन जाएगा। In semi-conservative replication, the two strands of the duplex separate out, each acting as a model or mold. दोनों जो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो मॉडल का काम करेंगे या मोल्ड का काम करेंगे और उनके ऊपर दूसरे स्ट्रैंड्स आके न्यूक्लियोटाइड्स के जब लगेंगे तो वो स्ट्रैंड्स जो नए बनेंगे वो पुराने जैसे ही डीएनए डुप्लेक्स बन जाएगा, along which new nucleotides are arranged, thus giving rise to two new duplexes. In this process, by separation of two strands, primary structure has been conserved. तो वही जो primary structure था वही same अगली generation में या अगले daughter strands के साथ वापस आ जाएगा। Whereas the secondary structure has been disrupted. Secondary का मतलब है कि जब न्यू नाइट्रोजनस बेसिस ज्वाइन हो गए थे और उसका स्ट्रक्चर एक हेलिकल बन गया था वो खत्म होगा, वो खुल जाएगा। प्राइमरी का मतलब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वो तो उसी तरह रहेगी लेकिन उसका ओपनिंग होने से नए स्ट्रैंड साथ बनेंगे और इस तरह से हमारे पास दो डुप्लेक्सेस आ जाएंगे। Other hypotheses of DNA replication were also proposed, मतलब ये तो हमने सेमी कंजर्वेटिव टाइप का पढ़ा है। एक और भी साइंटिस्ट हैं और भी कुछ ने ये इसके बारे में दिए हुए हैं हाइपोथेसिस जो बाद में फ्लॉप हो गए या जिनके बारे में फिर बाद में ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले। द कंजर्वेटिव मॉडल स्टेटेड दैट पेरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन इंटैक्ट एंड जनरेट डीएनए कॉपीज के पुराना जो डीएनए डुप्लेक्स है वो इसी तरह रहेगा और वो इंफॉर्मेशन देगा जनरेट करने के लिए नई कॉपीज और एंटायरली न्यू मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब एक टोटल पेरेंटल होगा, दूसरा टोटली डॉटर होंगे दोनों स्ट्रैंड्स। और एक डिस्पर्सिव भी है। It predicted that parental DNA would become completely dispersed, के जो पुराना डीएनए का स्ट्रैंड थे डुप्लेक्स था उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, वो डिस्पर्स हो जाएगा। And each strand of all the daughter molecule would be a mixture of old and new DNA. तो जो नया बनेंगे स्ट्रैंड्स उसमें पुराने और नए डीएनए के पीसेस होंगे और वो उसकी डिसरप्शन से बनेगा। तो ये दोनों जो मॉडल्स थे ना ये बाद में इतने कामयाब नहीं हुए। मेन जो सक्सेसफुल मॉडल था वो सेमी कंजर्वेटिव था। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए मीन्स कि जो डुप्लेक्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक होने से दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और उनके हर एक न्यूक्लियोटाइड के सामने
एक एक न्यूक्लियोटाइड आके लगता जाता है और वही वाला सेम सीक्वेंस अटेन हो जाता है और एक से दो डॉटर डुप्लेक्सेस जो हैं वो बन जाते हैं. So this is all about the today's lecture in which you have studied the model of DNA, Watson and Crick model of DNA, and then the introduction about the replication. अब कल हम करेंगे Michelson and Stahl experiment जिसमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को हम प्रूव करेंगे. तो अभी इसको अच्छी तरह से लर्न करें, इसको याद कर लें और फिर कल का जब मैं आपको करवाऊंगी तो पीछे से इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे. Allah Hafiz girls.